चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अपना टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे, पेज 39। बिजनेस पॉलिसीज़ की बात हो रही है, फॉर्मुलेशन के ऊपर बात कर लें। स्टार्टिंग में थोड़ा स्पेसिफिक कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, देन केस स्टडीज़ भी काफ़ी सारी आएंगी, तो एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। तो बिजनेस पॉलिसीज़ क्या होती है ये बोला है, एक बार लैंग्वेज रीड करो, फिर उसके थ्रू मैं रिलेट करा देता हूँ। पढ़ना स्टार्ट करो। Business policies are the guidelines developed by an organization to govern the actions of those who are a part of it. Business policy also deals with acquisition of resources with which organizational goals can be achieved. Business policy defines the scope within which decisions may be taken by the subordinates in an organization. It permits the lower level management to deal with routine problems and issues on their own without reverting back to top management for the purpose of decision making. Business policy is the study of the roles and responsibilities of top level management, significant issues affecting organizational success, and the decisions affecting organization in the long run. देखो, बेसिक ओवरऑल इंट्रोडक्शन से ये पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ गाइडलाइंस डेवलप करती है, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, लोगों के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी में क्या रहेंगे वो डिसाइड करते हैं। पॉलिसी का मतलब क्या है कि हमने एक रूल बना दिया, गाइडलाइंस फिक्स कर ली, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, फ्रेमवर्क बना दिया। तो ऐसे सब सिनोनिम्स है उसके। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रिलेट कराया कि आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, रूल्स फिक्स होने चाहिए, कंपनी में कौन से लेवल में कौन काम करेगा, किसके वर्क स्कोप में क्या रहेगा, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आइडिया होना चाहिए। फिर हम बार बार कोट भी करते हैं कि भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो पॉलिसी का मतलब क्या है, हम ऐसे ही काम करते हैं, ये हमारा सिस्टम है। तो दैट इज़ अ बिजनेस पॉलिसी। उसकी बात यहाँ पे की। अब इसके फीचर्स बता दिए, अगर उनको आंसर में यूज़ करना है तो डेफिनेटली ये कंटेंट है, बिजनेस पॉलिसी का इंट्रोडक्शन और फीचर्स। ये थियरी क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो मेन पॉइंट्स ही आपको रिलेट करने हैं। मैंने अंदर उतना ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रखा नहीं है, बिकॉज नीड नहीं है। आपको हेड पॉइंट्स पता है तो फिर आप लिख सकते हो। और हेड पॉइंट्स कहीं ना कहीं जैसे होते हैं, इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हेड पॉइंट्स सिमिलर यूज़ करोगे, वो भी मन से बनाए होंगे तो दिक्कत है। बट हेड पॉइंट्स के अंदर का एक्सप्लेनेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर, वो आपका रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जो फीचर बोला है दैट इज स्पेसिफिक। ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए ना, कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे यार, पता नहीं चल रहा है, आधी बात बोली आधी नहीं बोली, तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिफिक बिजनेस पॉलिसी हो, डेफिनेट हो, सर्टन हो, क्लियर हो, लैंग्वेज में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें वर्ड आते हैं एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस। तो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी। तो अनएम्बिग्यूअस मतलब क्लियर। ठीक है, सिनोनिम्स हो गए। इसमें बोला है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ जार्गन्स और कनोटेशंस को अवॉइड करना चाहिए। तो ये टर्म कहीं सुना है आपने, जार्गन, Technical terms. टेक्निकल टर्म्स जो बोलते हैं, ये अपने डबल लेवल पे भी आता था। तो उसमें लीगल टर्म्स या टेक्निकल टर्म्स में अपन बात करते थे। लीगल जार्गन या टेक्निकल जार्गन वैसे बोले। जार्गन का मतलब ही वही है कि सिंपल भाषा में ना होना, टेक्निकल लैंग्वेज में होना। अब इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जार्गन्स का क्या मतलब है। सपोज ऐसा है कि अपने मेडिकल फील्ड का एग्जाम्पल ले लें। अब डॉक्टर के पास आप गए, आपने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये है। उन्होंने कुछ टेस्ट वेस्ट कराया, रिपोर्ट आई। अब उसमें कुछ डिटेक्ट हुआ कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो एक तो उन्होंने क्या है ना, वो सिम्टम या बीमारी का नाम बोल दिया कि आपको ये बीमारी है। अब वो नाम से आपको क्या पता चलेगा, आप तो क्लूलेस हो। अब उनके तरफ उस एक्सपेक्टेशन से देख रहे हो, ठीक है नाम बोला, वो भी पूरा समझ नहीं आया, हुआ क्या है वो बताओ। यही होता है। तो नाम तो इतनी बड़ी स्पेलिंग अजीब सी होगी, लिख के भी दे देंगे तो हैंड राइटिंग पढ़े नहीं जाएंगे, मुंह से बोलेंगे तो वर्ड समझ में नहीं आएंगे क्या बोला। तो अपने क्या पूछते हैं, अच्छा ठीक है पर हुआ क्या है। फिर वो समझाते हैं कि ऐसा हुआ है, इस वजह से आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको ऐसे क्योर करेंगे। फिर लगता है हाँ ये हमारी भाषा में बात की, हमारे लेवल पे आके तो हमें समझ में आया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, अदरवाइज तो रिलेट नहीं होता। बट यही चीज़ अगर दो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, अब कितनी बार अपने जिस डॉक्टर के पास गए ना, वो जनरल फिजिशियन है, उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया या डायग्नोस किया और बोला कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो फिर अपने पूछते हैं सर आपकी कोई रेफरेंस में हो तो आप रेफर कर दो। तो बोलते हैं हाँ ये डॉक्टर है, मैं रेफर कर देता हूँ, और मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप आ रहे हो, मेरा नाम दे देना या फाइल ले जाना, काम हो जाएगा। अब वो डॉक्टर ने सपोज आपके सामने उनको फ़ोन कर दिया कि मैं एक बार रेफरेंस ही दे देता हूँ। अब वो फ़ोन करके ये थोड़ी बोलेंगे इसको ऐसा ऐसा हुआ है, इसके पेट में ये तकलीफ है, ये बीमारी है, इसको है। वो तो सीधा बोलेंगे ये सिम्टम है, तो ये बीमारी का नाम है, ऐसा केस है, आप देख लेना। अब क्योंकि वो दो प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक वर्ड में मैसेज कन्वे करना आता है, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फील्ड। वो जार्गन समझते हैं, लेकिन आप और मैं नहीं समझते। तो अपने को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और डॉक्टर को समझाने के लिए सिर्फ वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ अ डिफरेंस। वो टेक्निकल जार्गन है, ये अपने पे भी तो एप्लीकेबल है। अभी आप कंपनी सेक्रेटरी के फाइनल स्टेज पे कंप्लीट कर लोगे, तो आप यहाँ तक आते आते काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। तो आप और मैं जब कितनी बार कोई टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें या कंपनी लॉ की या सेबी की लैंग्वेज में बात करें, तो एक वर्ड ही इनफ है।
लेकिन वही चीज़ किसी फ्रेशर को समझाना हो या नॉन कंपनी सेक्रेटरी को समझाना हो तो उसको मतलब बताना पड़ेगा कि भाई मार्केट में ऐसा ऐसा होता है, इसका मतलब ये है। अपन कितनी बार बात कर रहे होते भाई QIB कौन है, एंकर तो भाई इसने इतना लगाया, उसने उतना लगाया, तो अपने को एक दूसरे को समझाना थोड़ी पड़ता है, अच्छा QIB मतलब ये होता है। कोई नया बंदा होगा जो IPO लगाना चाहता है, बोले वो QIB का इतना रिजर्व, QIB क्या होता है, उसको समझाना पड़ेगा, तो उसको जार्गन नहीं समझ आएगा, तो वो एक डिफरेंस होता है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, पॉलिसी रिलायबल हो, यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, सबके लिए एक जैसी हो, या एक कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए सेम रूल्स हो। अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ये सब देखो जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ना वो कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो उस पॉलिसी से पूरा होना चाहिए, तो वो रेलिवेंट बोल लो या अप्रोप्रिएट बोल लो। फिर है सिंपल, ऑब्वियसली समझने में आसान। इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पॉलिसी ऐसी बनाओ जो सबको साथ लेके चले। ऐसा नहीं आपने आधे एम्प्लॉयज़ को इग्नोर कर दिया, आधे स्टाफ को काउंट ही नहीं किया, तुमने टुगेदर एज अ टीम सबको लेके चले, पॉलिसी में सबके बारे में बात होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल, कभी कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो हम रेडी हैं कि अपने रूल्स चेंज कर सकते हैं। स्टेबल होनी चाहिए, फिर वो बार बार इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, तो वैसा ना हो। तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन में हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ आप लीगल एनवायरनमेंट लेवल पे भी सोच सकते हैं कि भाई एक कंट्री का लॉ भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए, स्टेबल हो, क्लियर हो, एम्बिग्यूअस ना हो, डेफिनेट हो, स्पेसिफिक हो, तो वैसी चीज़ें कंपनी के लॉज पे या उसके रूल्स पे भी एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस पॉलिसी, इसका क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं, पढ़ो ना क्या बोला। Business policy is important as a course in management curriculum and as a component of executive development programs for middle level managers preparing to move up to the senior management level. ठीक है, जो मिडिल लेवल जो मैनेजर्स हैं ना, उनको ये चीज़ सीखनी हो या वो सीख जाएँ तो उनको काम आएंगी इन फ्यूचर। अगर उनको अपना प्रमोशन चाहिए, सीनियर लेवल पे जाना है, तो बिजनेस पॉलिसीज़ कैसे फ्रेम करते हैं, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं, उसका एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है टू अपग्रेड योरसेल्फ, वो काम आता है वहाँ पे। फिर आगे, To highlight the importance of business policy, we consider 4 areas where this course proves to be beneficial. ओके, तो ये अलग अलग चीज़ें दे रखी है कि ये कहाँ काम आता है। फर्स्ट बोला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कोर्स इटसेल्फ, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि बिजनेस पॉलिसी जो है वो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए काम आती है। आपने एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करके जो एक्सपीरियंस लिया, उसी के बेस पे आप ये पॉलिसीज़ फ्रेम कर पाओगे। तो ऑब्वियसली एज अ कोर्स, एज अ लर्निंग पार्ट, एज अ नॉलेज, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट enables the learner to understand and make sense of the complex interactions that takes place between different functional areas. कंपनी चलाना मजाक का काम थोड़ी ना है। 10 डिपार्टमेंट होंगे, 100 लोग होंगे, उन सबके दिमाग को मैनेज करना, उनको साथ में इंटीग्रेट करना, पीसफुली अच्छे से काम होता रहे, तो बहुत कॉन्स्टेंट बोलते हैं ना, फोकस रहने वाला काम हो गया। तो कहीं ना कहीं उसमें आपको सीखते रहना पड़ेगा, तभी ये चीज़ को आप मैनेज कर पाओगे वैसा। और लास्ट में बोला है बिजनेस पॉलिसी डील्स विद द कंस्ट्रेंट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल लाइफ बिजनेस। ऑब्वियसली in contrast, the functional area courses are based on a structured, specialized and well-developed body of knowledge resulting from the simplification of the complexity. Comparison कर रहे हैं, बोले बिजनेस पॉलिसी एक डिफरेंट चीज़ है, फंक्शनल एरिया लेवल पे जो आप कोर्सेज करते हो डिफरेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने फंक्शनल एरिया में प्रोडक्शन फंक्शन ले लेते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन को ना आप डिफाइन कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो कि भाई कौन सी इंडस्ट्री है, बोले ऑटोमोबाइल, अच्छा क्या बनाते हो, 4 व्हीलर बनाते हैं, बोले 4 व्हीलर का प्रोडक्शन ऐसे होता है, ये असेंबलिंग लाइन होती है, ये वो उसके लिए शेपिंग होता है, इसके अंदर ग्लास फिट होते हैं, इसके अंदर बॉडी के पेंट का काम होता है, यहाँ पे ड्राइंग करते हैं, ये प्रोसेस है। तो अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है तो उसको वो कोर्स सिखाना कैसा हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया, कि भाई उसको ये सब चीज़ें सिखा दी कि ऐसे ऐसे काम होता है, सीख गया, ट्रेन हो गया, सर्टिफाइड हो गया, अब वो किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकता है। बट बिजनेस पॉलिसी मेकिंग इतना स्टैंडर्डाइज नहीं है कि सब जगह सेम नहीं होगा। आप हर कंपनी में जाओगे तो वहाँ की पॉलिसी डिफरेंट चीज़ मांगेगी आपसे, तो आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। एक होता है आप सीख के आए हो, जैसा सिखाया है मैकेनिकली काम करते हो, एक होता है कि हर केस अलग है, आपको सोचना पड़ेगा, तो दैट इज़ अ डिफरेंस। और ये आपको फील्ड टू फील्ड भी रिलेट होगा, अगर प्रोफेशनली भी आप देखो, आपका काम भी ऐसे ही होने वाला है। हर क्लाइंट सेम काम थोड़ी लेके आएगा कि मैकेनिक की तरह आप एक ही काम किए जा रहे हो, आपको हर केस में अलग दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें ये करना है, उसमें वो करना है। तो बिजनेस पॉलिसी को फ्रेम करना, उसको स्टडी करना, उसका कोर्स करना, उसमें वेराइटी आएगी, सब्जेक्टिविटी आएगी। लेकिन फंक्शनल एरिया के जो कोर्सेज होते हैं उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती, वो फिक्स होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, कोई भी सीख सकता है, ये वैसी बात हो गई। नेक्स्ट, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ भी एसोसिएटेड है। लैंग्वेज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला, पढ़ो। Regardless of the level of management where a person is, business policy creates an understanding of how policies are formulated. This helps in creating an appreciation of the complexities of the environment that the senior management faces in policy formulation. By gaining an understanding of the business environment,
Managers become more receptive of the ideas and suggestions to the senior management. Such an attitude on the part of managers makes the task of policy implementation simpler. By being able to relate the environmental changes to policy changes within the organization, managers feel themselves to be a part of a greater design. This helps in reducing their feeling of isolation. ठीक है, यहाँ पे बोल दिया कि भाई बिजनेस पॉलिसीज जो हैं उसमें आपको चेंजेस करने की नीड पड़ सकती है अलॉन्ग विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे चेंज होगा आपको अपने रूल्स भी तो अपडेट करने पड़ेंगे। तो पहले तो एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग, अपनी पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ें होंगी और आप को रिलेट करना जानते हो तो फिर आप उसमें वो सूटेबल चेंजेस कर पाओगे। तो उसके लिए आपका ना अटेंटिव रहना, नॉलेजेबल रहना, अप टू डेट रहना ज़रूरी है इन बोथ द फील्ड्स, एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो। वैसा नेक्स्ट पॉइंट। Business policy presents a basic framework for understanding strategic decision making while a person is at the middle level of management. Such a framework, combined with the experience gained in working in a specialized functional area, enable a person to make preparations for handling general management responsibilities. This benefits the organization in a variety of ways. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप उनके बिजनेस पॉलिसी को स्टडी करके उनके बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हो कि ये लोग कैसे काम करते हैं। अच्छा, पॉलिसीज़ जितनी स्ट्रिक्ट होंगी, जितना सीनियर मैनेजमेंट ओरिएंटेड होंगी, आपको ये समझ जाएगा कि थोड़ा अथॉरिटेटिव ज़्यादा है, सीनियर मैनेजमेंट अपनी ज़्यादा चलाता है। देखो पूरी पॉलिसी में कहीं पे भी मिडल लेवल को, लोअर लेवल को कोई राइट्स नहीं दिए, कोई डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं दिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन कि ये लोग कैसे काम करते हैं। वैसा फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं उस सेंस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है इसमें ना कोर स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है, फ्रेमवर्क की बात हो रही है। इसमें जो टर्म्स आपने कहीं ना कहीं सुने हुए, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे, उस पर बात होने वाली है। अब यहाँ पे अपने कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कंपनीज के कि उनके विजन स्टेटमेंट्स क्या है जो रियल में है, तो उससे आपको विजन स्टेटमेंट के बारे में भी क्लैरिटी आ जाएगी। कल मैंने आपको बताया था कि विजन स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा फार साइटेड होता है, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। प्रैक्टिकली ये है कि आज की डेट में आपके पास उतने रिसोर्सेज, उतनी नॉलेज, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस नहीं है कि आप वो गोल इमीडिएटली अचीव कर सको। ये चीज़ सिमिलर है जैसे आपके केस में है, जब आपने ये CS की जर्नी आपकी स्टार्ट की तो इमीडिएटली थोड़ी ना आप CS बन के अपना काम शुरू कर सकते थे। दैट इज़ अ प्रोसेस। तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में मुझे 3 साल के बाद अपने आप को इस फील्ड में काम करते हुए देखना है, तो उसकी तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। तो भाई स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को अचीव करते जाना है। पहला गोल आपका एंट्रेंस एग्जाम है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, तीसरा प्रोफेशनल है, देन आपकी आर्टिकलशिप है, जो बाकी की ट्रेनिंग्स है, और फिर मेंबरशिप है। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जो आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो अभी आपके कंट्रोल में क्या है कि भाई CSEE में हूँ, मुझे इसके लिए इतने घंटे मेहनत करनी है, तो वो आपके कंट्रोल में, आप चाहो तो आज से शुरू कर सकते हो। तो दैट कैन बी योर मिशन कि मुझे ये अचीव करना है और मैं आज केपेबल हूँ। लेकिन आज के आज मुझे CS की प्रैक्टिस शुरू करनी है, वो नहीं पॉसिबल है। तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ 3 to 4 ईयर्स जो इन फ्यूचर आप अचीव करोगे अगर स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को पूरा करते जाओगे। तो बेसिक स्टोरी ये है वैसे, और ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से भी मैं रिलेट करा देता हूँ। तो विजन की एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, उनको कैसे एक्सप्लेन किया है वो देखते हैं, रीड करो। Vision serves the purpose of stating what an organization wishes to achieve in the long run. It articulates the position that the organization would like to occupy in the future. The vision is about looking forward and about formalizing where you and the business are going. A vision statement is a company's roadmap indicating both what the company wants to become and guiding transformational initiatives by setting a defined direction for the company's growth. Vision statements undergo minimal revisions during the life of a business, unlike operational goals which may be updated from year to year. A consensus does not exist on the characteristics of a good or bad vision statement. हाँ बोला, अब ये तो मैटर ऑफ फैक्ट हो गया, उसका कोई ऐसा डेफिनेशन या कुछ को लिंक नहीं कर रहे, बट सिंपल ये बोला है कि फ्यूचर में आप कहाँ पहुँचना चाहते हो उस चीज़ को विजन से लिंक किया जा रहा है, जो अपन बात कर रहे थे। फीचर्स दे रखे हैं, अगेन हेड पॉइंट्स कि भाई विजन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, कंपनी का विजन कैसा होना चाहिए, कंसाइज मतलब शॉर्ट में इजीली याद रह सके। फिर विजन स्टेटमेंट 5 पेज का लिखा है आपने, ये थोड़ी ना कोई एग्जाम दे रहे हो। विजन स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट लेवल का होना चाहिए, क्लियर हो, जिससे आपका गोल समझ आए, एक टाइम हॉराइजन को डिफाइन कर सके। तो अच्छी बात है कि इतने साल में हम ये अचीव करने का सोच रहे हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड, स्टेबल, चैलेंजिंग। जो ऑलरेडी आप अचीव करके बैठे हो वो कैसा विजन, जो अचीव नहीं कर पाए हो अभी तक वही तो विजन में होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब विराट कोहली अपने खुद के रिकॉर्ड को ना विजन बना के बैठेगा, और बना ली इतनी सेंचुरी। अब सचिन का रिकॉर्ड बनाना है तो वो विजन हो सकता है कि वो तोड़ना है, और जिस दिन वो टूट जाएगा तो अचीव कर लिया ना। तो अब तो कुछ और विजन रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या करना है, वैसी बात है। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या किस सेंस में बोल रहे हैं, जनरल इनफ टू एनकम्पास ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अच्छा, वो जनरल को वो लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाम दे दिया, जबकि एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा नेगेटिव साइड भी चला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो या तो विजिबल नहीं है या एग्जिस्ट ही नहीं करता वैसे,
बट वो बोलना वो चाह रहे हैं कि जनरल इनफ, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो रिलेट करें, किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे या सिर्फ प्रोडक्शन या सेल्स वैसी बात नहीं कर रहे। वैसा इंस्पायरिंग, वो तो ऑब्वियस है, सुनने पढ़ने में तो दिल को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मोटिवेशन आ रहा है, तो मोटिवेशन ही नहीं आया तो क्या मतलब हुआ। तो पर्पस में सेम चीज़ें मिलेंगी, रिपीट है, आप भले उसको रीड भी कर सकते हो, वापस डिस्कस नहीं करा रहा। विजन स्टेटमेंट्स आ गए, आप देख लो कौन सी कंपनीज का क्या विजन रहा है। जो पॉपुलर ब्रांड्स है, टाटा स्टील है, तो वी एस्पायर टू बी द ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री बेंचमार्क फॉर वैल्यू क्रिएशन एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। पूरे वर्ल्ड में हम एक बेंचमार्क बनना चाहते हैं दूसरों के लिए कि भाई वैल्यू क्रिएशन कैसे होती है, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होता है, और कंपनी किस लेवल पे काम करनी चाहिए, वैसा हम करके दिखाएंगे कि बाकी लोग हमें फॉलो कर सकें। बड़ा ड्रीम है। अमेजोन को देख लो, आर विजन इज टू बी द अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। तो बड़ा विजन है तो ऑब्वियसली बेस्ट सोचेंगे। टू बिल्ड अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। और ये कंपनी बहुत बार बोल चुकी है कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए धरती पे जो अमेजोन पे नहीं मिलता। और 2 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कुछ उन्होंने लिस्ट किए थे पहले, या अभी शायद वो नंबर बढ़ चुका है, 8 करोड़ प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन करोर्स में प्रोडक्ट अमेजोन पे बिकते हैं। उन्होंने बुक बेचने से शुरू किया, फिर उनको समझ आ गया कि हम जो चाहे इस पे बेच सकते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं होगा जो अमेजोन पे ना मिले। ये हमारा विजन है। अब ये ओवरनाइट तो अचीव नहीं होगा, 1999 की कंपनी है, 2023 है, तो उन्होंने इतने साल दिए तो जाके आज वो इतना क्लेम कर पाते हैं कि जो भी बिकता है ना दुनिया में वो अमेजोन पे मिलता है। एक टाइम पे विजन रहा होगा, आज अचीव कर लिया, वैसी बात है। डिज्नी तो कितना सिंपल विजन है, टू मेक पीपल हैप्पी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, वो एनिमेशन, कार्टून मूवीज, वो उस चीज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। अपना इंस्टाग्राम, गूगल भी है बीच में, गूगल भी देख लेते हैं। टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। इंस्टाग्राम, कैप्चर एंड शेयर द वर्ल्ड्स मोमेंट्स। अभी कुछ और ही चल रहा है, जब से रील आ गया तब से तो अलग ही हो गया, बट ठीक है। तो इंस्टा ने भी अपना विजन स्टेटमेंट दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट एम्पावर पीपल थ्रू ग्रेट सॉफ्टवेयर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर देना जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाए और आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। फिर मिशन स्टेटमेंट, जैसे मैं बता रहा था कि भाई ये विजन से थोड़ा अलग है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट टर्म में, आज के आज, या एकदम शॉर्ट टर्म में अपने काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस करके अचीव कर सकते हो। दिस इज नॉट लाइक कि आज पॉसिबल नहीं, डेफिनेटली पॉसिबल है। आप एफर्ट करना चाहते हो कि नहीं, दैट मैटर्स, पॉसिबिलिटी है, तो उसको अपने मिशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज देख लेते हैं, पढ़ लो एक बार। A mission statement is an enduring statement of purpose that distinguishes one business from the other similar firms. A mission statement identifies the scope of a firm's operation in product and market terms. According to McGinney's, a mission statement should define what the organization is and what the organization aspires to be, should be limited enough to exclude some ventures and broad enough to allow for creative growth, should distinguish a given organization from all others, should serve as a framework for evaluating both current and prospective activities, and should be stated in terms sufficiently clear to be widely understood throughout the organization. ठीक है, आज हम क्या हैं, आज हम कहाँ तक जाने की सोच रहे हैं, क्या काम हम करें, क्या काम छोड़ दें, थोड़ा रियलिस्टिक कि भाई ये नहीं हो पाएगा, इस पे फोकस करेंगे तो ये रह जाएगा, तो सिलेक्ट भी करना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी है जो आ रहा है आने दो। अगर आपका टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप ऑप्टिमाइज करने का सोचते हो कि भाई मेरे पास 4 प्रोडक्ट बेचने का ऑप्शन है, बट मैं चारों बेचने जाऊँगा तो कहीं का नहीं रहूँगा। भाई मुझे ये 3 प्रोडक्ट पे फोकस करना है, ये एक ठीक नहीं लग रहा है, ये टाइम और एफर्ट ज़्यादा ले रहा है, उतना प्रॉफिट नहीं देगा। तो उस टाइप की चीज़ों को भी आपको सोचना पड़ता है। तो मिशन स्टेटमेंट में वो चीज़ अपने सोच के वो मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, वैसा है। फिर आगे, A mission statement has certain desirable components. An ideal mission statement of business should define its customers, products or services, markets, technology, philosophy, and self concept. आपको गाइड किया है कि ये सब चीज़ें आपके मिशन स्टेटमेंट में हो तो अच्छी बात है। और लास्ट में, However, an examination of the mission statement of different organizations show that the mission statement of several of them are not so comprehensive. ये पता चल रहा है कि मिशन स्टेटमेंट्स में यूजुअली सब कुछ कवर नहीं होता है। गाइड किया गया है, लेकिन सब कंपनीज अपने अपने तरीके से फ्रेम करती है। एलिमेंट्स में हेड पॉइंट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। और फिर कुछ कंपैरिजन वाला पार्ट भी है, वो लास्ट में देखते हैं। पहले मिशन स्टेटमेंट्स कवर कर लेते हैं, तो थोड़ा उसको स्किप करके आगे आ जाओ। पेज 45 पे देखना, पहला ही मिशन स्टेटमेंट। लंच SBI ब्रेक के बाद इनका मिशन क्या है, लंच टाइम खत्म नहीं होना चाहिए। अब इसमें दोनों दिए एक्चुअली, विजन मिशन। देखते हैं, कंपेयर तो करें क्या बोल रही है SBI। विजन में बोला है बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब ट्रांसफॉर्म होंगे पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट मिशन, कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सिंपल, रिस्पॉन्सिव, इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। ऐसा तो After शायद lunch इन्होंने break. कुछ किया है। ATM में जाओ तो पैसे नहीं निकलते, स्टाफ से बात करो तो चिढ़ा हुआ रहता है,
ऐप यूज़ करो तो ऐप नहीं चलता है, बोलते हैं कि हमें इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन देना है। देखो कम से कम लिखा तो अच्छा, ऑन ग्राउंड क्या है वो जाके पता चलेगा, लिखते तो हैं कम से कम, वो ठीक है। बीच में भी आया था वो एक SBI की पुरानी ऐड सर्कुलेट हुई थी इंस्टा पे, तो वो एकदम 90s के टाइम की, कि पहले कैसी ऐड आती थी, तो उसमें ऐसे दिखाते हैं वो गाड़ी में आता है बंदा पैसे वैसे भरने, 5 मिनट में एकदम फ्री हो जाता है बैंक से अपना काम करके, और फिर वो ऐड में वो दिखाते हैं कि भाई SBI इतनी फास्ट काम करती है कि आपका बैंकिंग आवर्स में टाइम वेस्ट नहीं होगा वैसा। बोला कितनी आयरॉनिक ऐड है, कभी सच में जाओ SBI तो पता चलता है कि क्या बोल रहे हैं, मतलब 30 साल पुरानी ऐड थी पर आज तक अचीव नहीं किया उन्होंने, तो जो भी है यही है। नेक्स्ट टेस्ला, ये भी आजकल फेमस कंपनी है, अभी जब से इलॉन मस्क पॉपुलर हुआ है, एक ट्विटर पे कुछ भी लिखेगा पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड ऊपर नीचे कर देता है, देखा कितनी बार ऐसा हो चुका है बीच में। हाँ ट्विटर नहीं रहा, हाँ ट्विटर ने बैन क्या किया, ट्विटर ही खरीद लिया, मतलब मेरे को नाम भी चेंज करना है कर दूंगा और जो लिखना है वो लिखूंगा, ये भी ठीक है, एक्स, ये भी सही है। ठीक है, तो टेस्ला वाले में भी उन्होंने मिशन में क्या बोला, तो एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, पर दिमाग बंदे का अलग है, कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट्स करता है और अच्छा भी है। मतलब अपन जो चीज़ ऐसे कभी कैजुअली सोच लेते होंगे कि ऐसा भी होना चाहिए, वो पीछे पड़ जाता है कि मैं ये करके रहूँगा वैसा है। और ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहा है। एक तो ईवी कार जो टेस्ला की है वो तो अपने को पता ही है, अब तो चलो बाकी कंपनीज भी बना रही है, लेकिन यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। उसके 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े खतरनाक है, हाइपर लूप है और एक है ना अंडरग्राउंड मैग्नेटिक रोड वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो वो 2 कंसेप्ट पे अभी काम चल रहा है। हाइपर लूप में उसने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब बनाई और बोला एकदम स्ट्रेट एक ट्यूब बनेगी, जैसे हॉलो ट्यूब बनेगी और उसके अंदर एक पॉड जैसा हो, जैसे ट्रेन होती है ना उसको पॉड बोलेंगे, तो उसमें लोग बैठ सकते हैं और अंदर वैक्यूम है, वो वैक्यूम में वो लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर सके, उतना उसके ऊपर काम। हाँ मैग्नेटिक है या उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं बट, और फ्रिक्शन नहीं है, व्हील्स नहीं होंगे क्योंकि वो ट्यूब में वैक्यूम है। हाँ मैग्नेट से उसको, अभी दुबई में उन्होंने उसका ट्रायल भी किया और स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर उस पॉड की। फ्लाइट उड़ती है 850 किलोमीटर पर आवर पे, दिस इज 1200 किलोमीटर, मतलब आप यहाँ से अगर मुंबई से दिल्ली जाना है तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। तो ट्रैवल टाइम को कट डाउन करने के लिए वो बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन से भी डबल फास्ट हो गई वैसा है, क्योंकि वैक्यूम है, व्हील्स ही नहीं। एक्चुअली बुलेट ट्रेन भी वो मैग्नेटिक उस पर चलती है और ये भी सेम उस पर चल रहा है कि वैक्यूम क्रिएट करेंगे और वो अंदर इतनी स्पीड में चलेगा और बिल्कुल भी कहीं कर्व नहीं आना चाहिए, तभी वो इतनी स्पीड ले सकता है। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पागलपनी है पैसों के मामले में देखा जाए, तो ऐसे पागल और कहाँ मिलेंगे दुबई, उतना पैसा चाहिए ना फिर इन्वेस्ट करने के लिए। देखो विजन मैच होना जरूरी है, ये दोनों पागल है, दुबई वाले भी और ये एलोन मस्क भी, तो वो विजन वो लगाता है, ये पैसे लगा देते हैं। दुबई की भी एक वो उन्होंने जो रखी है ना दुनिया के सामने इमेज के, वी आर अ फ्यूचरिस्टिक नेशन, हम कुछ नया सोचते हैं, जो भी करते हैं ग्रैंड स्केल पे करते हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी वैसी बनाई है। तो बोला हमारे यहाँ रेगिस्तान में खाली पड़ी जमीन जितनी चाहिए ले ले, 1000 किलोमीटर चाहिए ले ले, सीधा तू ट्यूब बना, उसके अंदर लोगों को बिठा, एक्सपेरिमेंट कर, हम पैसा भी लगाते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं, जगह भी देते हैं। अब इतनी खाली जगह उसको इंडिया में तो मिलने वाली थी नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो जगह मिल गई, उसने यूटिलाइज कर ली। गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। अब सबसे पहला हाइपर लूप अगर दुबई में स्टार्ट होगा तो दुबई की भी तो ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी तो होगा, तो सारा पैसा पब्लिक से वहाँ पे टूरिज्म में वसूल कर लेगा, तो वो विजन है। दूसरा एक आइडिया इन्होंने लगाया एलोन मस्क ने कि भाई रोड पे जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक ही खत्म करना है। रोड पे इतनी गाड़ियों का ट्रैफिक, कोई कहीं से भी चला रहा है, कुछ भी है। अभी यूएसए में, कैलिफोर्निया में या कहीं पे ये लोग अंडरग्राउंड उसने टनल्स बनाई है और उसमें ना उसने वो रोड बनाया ऐसा जो रोड ही मूव कर रहा है। ये सेम कंसेप्ट जैसे अपने वो एलिवेटर्स यूज करते हैं या एस्केलेटर्स यूज करते हैं कि आप उस पर खड़े हो, आपको नहीं चलना है, वो सीढ़ियाँ अपने आप चल रही है ना, बेल्ट चल रहा है, तो वो सेम चीज़ वो गाड़ियों के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा है कि भाई रोड चलता रहेगा, आप उस पर गाड़ी एक बार वो ट्रैक पे ले लो, अब गाड़ी पार्क करके बैठ जाओ, ट्रैक चल रहा है नीचे, गाड़ी नहीं चल रही है, समझ आ रहा है? पेट्रोल का कंजम्पशन ही नहीं हो रहा। अगर उस ट्रैक पे 100 गाड़ियां चल रही है तो 100 के 100 लोग बैठे अंदर खाली, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फिर एग्जिट कर जाना, पर आपको गाड़ी नहीं चलानी है। तो एक तो ओवरटेकिंग का चक्कर नहीं, एक्सीडेंट्स का चक्कर नहीं, रॉन्ग साइड का इशू नहीं, और सीधा सीधा लोग चल रहे हैं, और उसमें पेट्रोल कंजम्पशन भी नहीं, क्योंकि बेल्ट जो है वो एनर्जी खींच रहा है, वो भी सोलर वाली होगी ऑब्वियसली, लेकिन गाड़ियों में पेट्रोल की नीड नहीं, आपको खाली वो पॉइंट तक जाना है, उस टाइप का कंसेप्ट। अब ऐसे कोई बैठ के ऐसा सोच भी सकता है कि यार ऐसा हो तो कितना अच्छा, ट्रैफिक का चक्कर ही नहीं। मैं खुद कितनी बार सोचता हूँ रोड पे 2 लेन है, इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, 2 लेन सीधी चलनी चाहिए, एक बार आप लेन में चले जाओ, सीधे सीधे चलते रहो स्टैंडर्ड स्पीड पे, कोई झगड़ा नहीं, सबकी गाड़ी 50 की स्पीड पे चलेगी, ना ओवरटेकिंग होगा ना कुछ होगा, तो स्टैंडर्डाइज हो जाए। बट वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्या पता काम लग जाए। एटलीस्ट बिजीएस्ट ऑफ द बिजीएस्ट लोकेशंस पे भी हम ये अगर स्विच कर दें, वो भी रोड के नीचे, मेन रोड तो खाली हो गया ना, तो वो खाली इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, एम्बुलेंस और ये सब चीज़ों के लिए रहेगा। आप रोड पे आराम से वॉक करो ना, टेंशन ही नहीं, एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली हो जाएगा, पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, हॉकिंग का नॉइज सब खत्म, आप सीधा बेसमेंट में से गाड़ियाँ निकाल के ले जाओ। अब उस टाइप का वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
कुछ हो जाएगा तो फ्यूचर में पता नहीं वो लोग उस चीज़ को डेवलप भी कर देते हैं। ऐसे विजन चाहिए तभी ये काम हो सकता है। अपने यहाँ तो अलग है, इंडिया में ये सब चीज़ें। नितिन गडकरी ने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, इंडिया में बोले ड्राइवरलेस गाड़ियाँ नहीं आएंगी। उनको पता है कि पब्लिक कैसी है, ड्राइवरलेस गाड़ी लेके आना, क्योंकि जो ड्राइवर होगा वो ड्राइवरलेस को चलाने नहीं देगा। अपने यहाँ पे सोचो ड्राइवरलेस गाड़ी कितनी कंफ्यूज होगी, कोई कहीं से भी आ जाता है, उसका सेंसर बेचारा हैंग हो जाएगा कि मैं किस तरफ जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। कल की न्यूज़ कल परसों देखा कि नहीं अपने यहाँ सूरत में, वो एक बंदा सोशल एक्टिविस्ट था, ये अठवा गेट पे, तो वो लोगों को अवेयरनेस के लिए रोड पे खड़ा था कि रॉन्ग साइड मत आओ। वो काफ़ी टाइम से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सोशल वर्क कर रहा है कि रॉन्ग साइड मत आओ, अब व्हीकल रूल्स के हिसाब से ड्राइव करो। तो अठवा गेट पे उसने किसी को रोका कि भाई रॉन्ग साइड मत आओ, घूम के जाओ, तो वो बंदा उससे झगड़ा करने लगा। फिर ईगो पे ले लिया, मैं तो इधर से ही जाऊंगा, वो भी नहीं माना, उसकी चाबी अभी निकालने की कोशिश की, उसको पूछ किया कि भाई तू व्हीकल घुमा के जा। 4 लोग और आ गए, वो 4 लोगों ने मिलकर उस बंदे को मारा जो बेचारा रॉन्ग साइड जाने के लिए ना बोल रहा था। सोचो मतलब कैसा है, मतलब जो रूल सिखा रहा है कि गलत काम मत करो आप, उसको पब्लिक ने पीट दिया और लिटरली उसको उसके ऊपर व्हीकल से उसको पुश किया, नीचे गिराया, मारना पीटना शुरू कर दिया। फाइनली सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ तो जाके पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और वो लोगों को अरेस्ट किया वीडियो देख के जिन्होंने उसको मारा था। तो आपको कोई रॉन्ग साइड आने से रोक रहा है, आप घूम के नहीं जा रहे, उल्टा उसको ही मार रहे हो कि तूने रोका कैसे, अपने इधर से जाऊंगा। ऐसी मैं तो वीडियो 2 बार देखा, मैंने बोला ये जो बंदा है वो रॉन्ग साइड आ रहा था इसलिए लोग इसको मार रहे हैं, या हुआ क्या मुझे समझ, क्योंकि नीचे कुछ और लिखा है अंदर कुछ और चल रहा है। फिर समझ में आया कि ये रोक रहा है तो रॉन्ग साइड आने वाले उसको मार रहे हैं कि तू हमको रोक कैसे रहा है। दादागिरी करने का लेवल ही अलग है। अब यहाँ टेस्ला बेचारी क्या करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अमेजोन। ठीक है, इनका भी मिशन स्टेटमेंट अभी अपन ने विजन वाला तो पढ़े। वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर कस्टमर द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, बेस्ट सिलेक्शन, अटमोस्ट कन्वीनियंस। तो ये तो आज वो दे सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि 20 साल लगेंगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये मिशन स्टेटमेंट वैसे ही बाकी कंपनीज भी हैं। बाकी तो ठीक है, गूगल है, ऊबर है, सब पॉपुलर ब्रांड्स ही है, तो आप उसको पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए। ऐसे एग्जाम के लिए इसको लर्न नहीं करना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, तो विजन मिशन वाला पार्ट हुआ। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो इसके साथ ये एक ब्लॉक कंप्लीट होगा इस चैप्टर का। देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स में क्या बोला है, कनेक्टेड पॉइंट है, लैंग्वेज पढ़ो ना उसके साथ ही रिलेट करते हैं। To accomplish the mission of the organization, a number of objectives are formulated. Achievement of the organizational objectives in turn requires the formulation and fulfillment of departmental and unit goals. Used broadly, the word objectives cover long-range company aims, more specific departmental goals, and even individual assignments. Thus, objectives may pertain to a wide or narrow part of an enterprise, and they may be either long or short range. Objectives should not be static and they should be dynamic. That is, changes in the environment and or changes in the organizational strength and weakness may call for modifications to objectives. एक्चुअली कनेक्टेड हो गई चीज़ें। जैसे आपने विजन मिशन एक बार फाइनल किया तो उसके बेस पे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि भाई देखो मेरा विजन है कि मुझे इन फ्यूचर 10 साल 20 साल बाद इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनना है। तो फिर आज क्या करूँ, तो भाई ये मेरा मिशन है कि आज अगर मैं इस लेवल पे पहुँच गया, आज मैंने इतना अचीव किया ना, तो मेरा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, वो अचीव करने के लिए क्या करना है, एक्शन क्या होगा, वो एक्शंस को अपने यहाँ पे गोल बना सकते हैं कि भाई जैसे इतने सेक्टर में मुझे इतने टावर्स लगाने हैं या इतने सब्सक्राइबर्स क्रिएट करने हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ गोल। तो वो गोल पूरा करता जाऊंगा तो एक दिन वो विजन जो आज सोचा है वो पूरा होगा। ऐसे तो नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो जो आप स्टेप्स लेते जा रहे हो एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स, उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के फॉर्म में समझ सकते हैं। और ये तभी डिसाइड होगा जब आपका विजन डिसाइड होगा कि फाइनली कहाँ पहुंचना है। क्योंकि कुछ भी सोचे बिना कोई काम करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, कहीं नहीं। तो पहले एक सोच तो रखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ उसका एक बाई प्रोसेस या एंसिलियरी पार्ट हो गया, उस सेंस में बोल रहे हैं। तो इसमें आपको फिर स्टैटिक अप्रोच नहीं चलेगा, डायनामिक रहना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज भी हो सकते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है तो आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, वैसी बात है। फिर आगे A goal is defined as an intermediate result to be achieved by a certain time as part of the grand plan. A plan can therefore have many goals. Specific goals are sometimes referred to as targets. टारगेट्स, अब आपको पता है कॉर्पोरेट्स में टारगेट कितना खतरनाक वर्ड होता है। जिसको मिलता है उसकी टेंशन हो जाती है, नहीं पूरा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो स्पेसिफिक हो गया ना एकदम। तो इन शॉर्ट ये इंटरमीडिएट प्लान है, जो बड़ा प्लान है, बिग पिक्चर है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा करते जाओगे तो एंड में जो चाहिए वो अचीव हो जाएगा उस सेंस में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में कुछ हेड पॉइंट्स दिए हुए हैं। जस्टिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो वो। प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द स्टाफ एंड एवरीवन। बेसिस फॉर द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हेल्प स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कीवर्ड्स दिए हैं और कुछ नहीं है। प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर असेसमेंट एंड कंट्रोल एंड हेल्प डिसेंट्रलाइजेशन। ये सब चीज़ें हम करते जाएंगे तो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स बता दिए, उसी चीज़ को नीचे फिर ये चार्ट के फॉर्म में भी दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है और कुछ नहीं।
आगे देखें, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर की लैंग्वेज रिपीट है। एनवायरमेंटल एनालिसिस पढ़ चुके हैं अपन, विजन मिशन पे बात हो गई, ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स पे बात हो गई, ये रिपीट आंसर है, तो इसको टिक कर लो, भले एक बार रीड आउट कर लोगे तो भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर का एक फेज कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से स्ट्रेटेजीज के बारे में बात होने वाली, तो वो अपने कल से कंटिन्यू करते हैं। उसमें फिर अपने कंपनीज के एग्जाम्पल्स भी लेंगे और जो लिखना है वो मैं नोट डाउन भी करवाता जाऊँगा। आज के लिए इतना रखते हैं।